नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। एज यू नो, ये जो आपका चैनल है बीएड से सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। अगर मैं वीडियोस को अलग से बना दूँगी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम बीएड में होता है तब, या फिर सिलेटेड से रिलेटेड भी अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी मैं उसको समझा दूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है निर्देशात्मक परामर्श के गुण या दोष, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, यानी कि गुण और अवगुण या दोष क्या है आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग का, उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि पहले हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें निर्देशात्मक परामर्श के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग गुण और अवगुण देखेंगे। निर्देशात्मक में आप याद रखोगे कि ये जैसा काउंसलिंग है जिसमें क्लाइंट प्रॉब्लम को फर्स्ट रखा जाता है, देन आफ्टर क्लाइंट आते हैं। लेकिन अनिर्देशात्मक जस्ट अपोजिट होता है, पहले क्लाइंट उसके बाद आपका प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है, आपका प्रॉब्लम फिर क्लाइंट। तो जो पहला है आपका निर्देशात्मक परामर्श के गुण, यानी हम लोग आज मेरिट्स देखेंगे कि क्या क्या मेरिट्स होते हैं एक डायरेक्टिव काउंसलिंग के। जो फर्स्ट है गुण है, बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी क्या है, कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ बौद्धिक पक्ष आएंगे ही आएंगे। संवेग वगैरह अलग अलग चीज़ है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो गुण है बौद्धिक पक्ष पे ज़्यादा अधिक ध्यान देता है, ताकि देखिए इमोशनल तौर पर हम कंट्रोल कर पाएंगे भविष्य में। व्यक्ति है, लेकिन अगर आपका बौद्धिक पक्ष अच्छा ना हो तो आप आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पे आपके फीलिंग इमोशन काम नहीं करेंगे। तो ये भी आपका पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या करता है, बौद्धिक पक्ष पर आपका अधिक बल देता है। क्योंकि देखिए, आपका दिमाग, आपका माइंड ही आपका एक बहुत ही बड़ा स्टफ है, बहुत बड़ा आपका प्रेशस ये है कि इससे आप हर चीज़ आप सॉल्व कर पाते हैं। तो ये क्या करता है, आपको बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है। सेकंड है, कम समय में अनेक क्रियाएं संपन्न हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक समय में संपन्न करने का मौका मिलता है। थर्ड है, समस्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मैंने इसमें स्टार्टिंग में ही कहा था, जो निर्देशात्मक परामर्श है उसमें क्या है, आपका क्लाइंट बाद में पहले समस्या, यानी उसका जो फर्स्ट मोटो होता है कि जो काउंसलर प्रॉब्लम लेके आया है, काउंसलर प्रॉब्लम लेके आया है, वो उसको कैसे प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करके उस व्यक्ति को सॉल्यूशन बता दिया जाए, या फिर वो उसको भी ऐसा बना दिया जाए कि आने वाला अगर ऐसा समस्या भविष्य में आता है तो वो व्यक्ति भी ये क्या कर सके, सॉल्व खुद ब खुद कर सके। यानी ये वाला पॉइंट्स क्या है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें देखिए, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। इसके बाद है फोर्थ, इस प्रक्रिया में उपबोध की सहायता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि इस प्रक्रिया में ऐसा इसलिए कर रहा है कि उपबोध की प्रक्रिया क्या होता है, आपका भूमिका महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उपबोध अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम सही से पता नहीं चलेंगे, अगर नहीं पता चलेंगे तो सॉल्यूशन भी से अच्छे से मिल नहीं पाएगा। इसीलिए इस प्रक्रिया उपबोध की सहायता की भूमिका अधिक होता है। लास्ट है आपका फिफ्थ, सहायता के लिए आने पर उपबोध को जरूरी सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जो भी व्यक्ति है काउंसलर के पास आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो सहायता हेल्प के लिए ही आएगा। तो इसमें क्या होता है, बोध को वहाँ पे आपको बोध को जितना भी मदद होता है उसे प्रोवाइड करा दिया जाता है। यानी जितना भी अगर आप किसी के पास जाते हो और वहाँ पे आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है, किसी भी तरह का आपका प्रॉब्लम होगा, तो आपको क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के साथ में आपको जितना हेल्प हो सके आपको कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका निर्देशात्मक, यानी क्या है, पहले प्रॉब्लम, यानी सबसे प्रथम पे आपको प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाता है। प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, बौद्धिक से, यानी इसमें बौद्धिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है। बौद्धिक पक्ष के साथ में इसमें बहुत सारे क्रियाएं एक ही समय में
संपन्न की जाती है, कंप्लीट किया जाता है। और इसमें उपबोध को हर वो हेल्प दिया जाता है जो चाहिए। उसके बाद है निर्देशात्मक परामर्श के अवगुण के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं निर्देशात्मक परामर्श के अवगुण। डिमेरिट्स ऑफ एंड डायरेक्टिव काउंसलिंग। पहला है परामर्श का प्रभुत्व होता है, यानी कि यहाँ प्रॉब्लम देखिए, आप ऐसा प्रभुत्व मतलब जो परामर्श, इसमें परामर्शदाता को अधिक बल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो इसमें हम लोग पढ़े थे कि ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। तो जो प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, आपका जो एक्टिव मोड में है वो कौन है, काउंसलर। यानी कि जैसे क्लाइंट आया, प्रॉब्लम बताया, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। पहला जो होगा आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करना है काउंसलर को जितना जल्दी हो सके। तो इसमें क्या करता है, जितना भी एक्टिव काम करता है वो सिर्फ आपका काउंसलर करेगा, परामर्शदाता करेगा। बाकी जो पूछने आया है वो चुपचाप कहीं बैठा रहेगा, यानी कि बैठा नहीं रहेगा, बट आपका पैसिव मोड में वो रहता है। एक्टिव मोड में आपका परामर्शदाता रहेगा, यह हेल्प करेगा। यानी कि एक अवगुण ही है, क्योंकि जो क्लाइंट आया था उसको एक्टिव होना था, लेकिन एक्टिव यहाँ पे कौन होता है, परामर्शदाता। सेकंड है उपबोध की मौलिकता का विनाश हो जाता है। यानी मेन इसका होना चाहिए था क्या, कि उपबोध को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन और उसको ऐसा कैपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी की ओर ले जाना था ताकि वो भविष्य में ऐसा कर सके। लेकिन यहाँ पे परामर्शदाता ही अपने अनुसार प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और जिसके कारण जो सहायता लेने आया था, यानी क्लाइंट लेना था, उसमें बौद्धिक उतनी अच्छे से विकास नहीं होती। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप खाना बनाओगे तभी आपको नमक देने आएगा, या फिर स्कूल में आप अगर टीचर हो, अगर प्रैक्टिकल किए हो तभी आपको आएगा। और अगर आप सिर्फ देखते हो कि ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है तो आप कभी भी नहीं सीखोगे। इसी तरह से जब प्रॉब्लम क्लाइंट खुद सॉल्व करेगा तो वो सीखेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कौन से को सॉल्व करता है, टीचर कर रहा होता है, यानी काउंसलर कर रहा होता है। थर्ड है यह मनोवैज्ञानिक का प्रभावहीन होता है। मनोवैज्ञानिक यहाँ पे जो क्लाइंट है वो क्या है, एक्टिव मोड में नहीं है। आपका जो काउंसलर है वही एक्टिव मोड है, वही सारा काम कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, यानी ये मनोवैज्ञानिक है, प्रभावहीन होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम को काउंसलर सॉल्व कर रहा है वही आगे उसके भविष्य में होगा। बहुत क्षेत्रों से उसके सामने प्रश्न आएंगे, आपका क्या है, प्रॉब्लम आएंगे। तो ये क्योंकि क्लाइंट वहाँ पे एक्टिव नहीं था, वो सीखेगा नहीं, वो जानेगा नहीं कि उसे सॉल्व कैसे करना है। यानी कि जब वो लर्न ही नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, तो ये आपका स्टेप क्या है, ये आपका थोड़ा सा प्रभावहीन हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज द फोर्थ क्या है, उपबोध के क्षमता का विकास नहीं होता, दूसरा परिनिर्भर। ऑब्वियस ये बात है, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, आपका परामर्शदाता। तो इससे क्या है, उसके क्षमता का सही से विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड होता है। देखिए जैसे हम लोग क्या है, हम लोग भारत में रहते हैं, तो हम लोग काफ़ी समय तक अपने गार्जियन पे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने पैसे से चीज़ों को ख़रीदना शुरू करते हैं, तब हमें पैसों की वैल्यू समझ में आती है। फिर चीज़ों को हम कम यूज़ करना जानते हैं कि हम लोग कम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको पता है वैल्यू क्या है। यानी कि क्षमता, उपबोध की क्षमता का विकास नहीं होता है, दूसरा पर ही निर्भर रहता है। जैसे जब तक आप वो काम करोगे नहीं, आप में क्षमता का विकास कहाँ से होगा। तो ये आइए कुछ आपके अवगुण थे, 4 और 5 आपके गुण थे, ये याद कर लोगे आप, क्योंकि ये भी आपका टॉपिक आता है और इम्पॉर्टेंट भी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।